तो ठीक है गाइस, अब हम शुरू करते हैं। किसी को बीच में कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। कहीं पे भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेसिकली आज हम चार ऐसी चीजें सीखेंगे जो पूरा ऐसे समझ लो कि बैकबोन ऑफ जावास्क्रिप्ट है। और ये चारों चीजें तुम्हें एक अच्छा कोड लिखने में हेल्प करेंगी। और ये चार चीजें हैं। जो सबसे पहली चीज है, इसमें थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, जो सबसे पहली चीज हम आज पढ़ेंगे वो है होस्टिंग। और दूसरा चीज जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है क्लोजर्स, और फिर करींग, और फिर इफी। ठीक है, ये चारों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुम एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले होस्टिंग देखते हैं कि ये होस्टिंग होती क्या है। ठीक है, किसी ने इससे पहले ये होस्टिंग टर्म सुना था क्या? यस सर। बताओ क्या है ये। सर होस्टिंग जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है उसको ग्लोबल स्कोप में भेज देता है। मतलब जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है तो मेमोरी दो फेज में रन होता है, क्रिएशन और एग्जीक्यूशन फेज में। तो पहले फेज में जो मेमोरी को जो वेरिएबल होता हम्म, है सबको मेमोरी एलोकेट हो जाता है, तो उसी को होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब 10% मैं कहूँगा ये सही है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि ये होस्टिंग होती क्या है। अगर तुम कहीं पर भी गूगल वूगल करोगे होस्टिंग क्या है तो तुम्हें यही यही स्टेटमेंट मिलेगी कि मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में मूव होती है चीजें, ना कि ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? अब देखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, टेस्ट। और इस टेस्ट फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ पर्सन वेर पर्सन इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, और इस प्रोग्राम को चलो हम रन करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड देखने को मिला। कल हमने पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड। ठीक है, मैंने पर्सन वेरिएबल को लाइन नंबर 10 में डिक्लेयर किया, बट इसको मैं लाइन नंबर 9 में भी यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो लोग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं होइस्टिंग, और जनरली ये होइस्टिंग ही है। बट लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो इसे डिफाइन गलत तरीके से करते हैं। लोग बोलते हैं कि मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे बस डिक्लेरेशन पार्ट हमारा ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेर पर्सन इज इक्वल टू हेलो किया, तो ये हेलो नहीं ऊपर मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट इसको इंटरप्रेट करता है। ऐसे समझ लो कि ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो ऊपर कुछ इस तरह से चला गया। ठीक है, लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, इसको बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, बट बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट हमारे कोड को कहीं मूव नहीं करता। हम जैसा लिखते हैं हमारा कोड वैसा ही रहता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल का जो एग्जीक्यूशन होता है वो दो फेजेस में होता है। जो सबसे पहला फेज है उसे हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन फेज, या फिर कई लोग उसे बोलते हैं पार्सिंग। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम में चलते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पार्सिंग स्लैश मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो हमारी पूरी फाइल को रीड करता है, और वो चेक करता है कि कौन सा फंक्शन किस किस वेरिएबल को यूज कर रहा है। और फिर वो क्या करता है जावास्क्रिप्ट इंजन, मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे ही जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए होते हैं, जैसे कि मैं इस कोड को ना कॉपी करके इधर ले आता हूँ। ठीक है, अभी हमारा मेमोरी एलोकेशन फेज चल रहा है। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो टेस्ट फंक्शन में जाएगा, उसको दिखेगा ये पर्सन। अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस पूरे कोड में पर्सन को खोजेगा कि पर्सन है कहाँ। उसको पर्सन मिलेगा सीधे नेक्स्ट लाइन में। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व कर देगा इस पर्सन के लिए,
ठीक है, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो असाइन कर देगा अनडिफाइंड। ठीक है, अभी हमारा कोड रन नहीं हो रहा, अभी बस पार्सिंग और मेमोरी एलोकेशन चल रहा है। तो ऐसा समझ लो कि इसी फेज में जावास्क्रिप्ट को पता है कि किस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फंक्शंस हैं। तो इसी फेज में सारी मेमोरी एलोकेशन, स्कोप एलोकेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब मेरा एग्जीक्यूशन फेज होगा, लाइक मेमोरी एलोकेशन खत्म हो गया, अब मेरा एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो जब मेरा एग्जीक्यूशन फेज होगा, जैसे ही मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, जावास्क्रिप्ट इंजन मेरे इस टेस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जब मेरी एक कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जावास्क्रिप्ट अपने इंजन से पूछेगा लाइक कि क्या तुम्हें ये पर्सन पता है क्या है। अब हमने मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे ही इस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन एक डायरी में समझ लो लिख ली है कि टेस्ट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल होगा पर्सन जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड। तो हमें तुरंत एग्जीक्यूशन फेज में इस पर्सन की डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड देखने को मिल जाएगी। और इसी रीजन की वजह से ये जो लाइन नंबर 9 है ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट कि ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ बताओ भाई। सर, आपने होस्टिंग का मतलब ये बताया कि जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन ने कंसोल डॉट लॉग लॉग पर्सन पढ़ा, उसी टाइम उसने एक मेमोरी क्रिएट कर दी, हाँ, जिसके अंदर ये पर्सन रिकॉर्ड हो गया उस यस मेमोरी के अंदर। यस। फिर जब वो नीचे वेरिएबल पे गया, तब उसने फिर से पढ़ी वो चीज कि इस नहीं वेरिएबल को नहीं, ये वैल्यू हो। ऐसे नहीं, देखो ये पार्सिंग और मेमोरी एलोकेशन जो तुम बोल रहे हो होता ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन वो जब मैं इस फंक्शन के अंदर आया, ये जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने ही ऐसा कर रखा है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन में किसी ने लिखा हुआ है इस तरह का कोड कि जब भी तुम पार्सिंग करोगे, जब किसी फंक्शन के अंदर जाओगे, तो सर्च फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशंस। तो तुम ऐसे समझ लो कि सबसे पहले मैं इस फंक्शन में आके वैर कीवर्ड ढूंढूंगा कि वैर कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ठीक जैसे है ही सर। मुझे मिलेगा, जो भी वेरिएबल होगा उसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है, अब माइट भी कुछ और लॉजिक लिखा हो, ठीक है, बट जो भी लॉजिक होगा वो इतना एफिशिएंट होगा कि डुप्लीकेट वेरिएबल्स या फिर सेम नेम के वेरिएबल्स, उनका डिफॉल्ट एलोकेशन बस एक ही बार हो। ठीक है, तो हमें बस इतना जानना है कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहला फेज मेमोरी एलोकेशन फेज, जहां पे जावास्क्रिप्ट का इंजन हमारी पूरी फाइल को रीड करता है और जो भी रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू और मेमोरी में स्कोप वगैरह साइन कर देता है। ठीक है, सो दैट जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे फंक्शन को पता हो कि इस फंक्शन के पास कितनी चीजें हैं और उन उन चीजों को कहां कहां से लेके आना है। यस, अच्छा, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट सर, ये जब अपन ने इसको वैल्यू डिफाइन करी हेलो इसकी, तो ये फिर अनडिफाइंड क्यों आया? अभी तुम समझे नहीं, देखो इस लाइन देखो, जो मेमोरी एलोकेशन फेज है वहां पे हम डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, वहां पे मैं ये जो हेलो है ये कोड तो भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो कुछ इस तरह का कोड हो सकता है ना, फेच और समथिंग सम यूआरएल। अच्छा, ओके ठीक सर, है, समझ गया। बिना एग्जीक्यूट हुए पहले उसने उसकी मेमोरी को हाँ, क्रिएट कर लिया। तो ओके ओके। हम कोई वैल्यू असाइन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, कि मैं इस वेरिएबल में जो भी एपीआई से डेटा ला रहा हूँ वो मैं फेच करके असाइन कर दूं, नो, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे पता है ना, अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वैर से, तो वैर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, दैट्स इट। तो जावास्क्रिप्ट इंजन बस डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है और स्कोप बाइंड करता है। ठीक है, सो दैट जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे इस टेस्ट फंक्शन को पहले से ही पता हो
कि इस मेरे अंदर इतने वेरिएबल्स हैं और मुझे इन वेरिएबल्स को कहाँ कहाँ से खोज के लाना है। ठीक है, अभी जब हम क्लोजर पढ़ेंगे ना तो हम ये देखेंगे भी कि किस तरह से एक फंक्शन अपने अंदर वैल्यूज को प्रिजर्व करता है, कैसे वैल्यूज को ढूंढता है। तो ये है लाइक होस्टिंग की भाई देखो अपने समझने के लिए, ठीक है, जो डेफिनेशन तुम्हें हर जगह मिलेगी, मूविंग द डिक्लेरेशन, इसे मैं लिख भी दे देता हूं, मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है ना, ये तुम अपने समझने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, कि जो डिक्लेरेशन है वो टॉप ऑफ द फंक्शन मूव हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो डिक्लेरेशन वर्ड कि बस डिक्लेरेशन मूव होता है, वैल्यू का असाइनमेंट मूव नहीं होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेलो असाइन किया है तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, ना कि हेलो। ठीक है, तो बस डिक्लेरेशन मूव होती है और टू द टॉप ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के टॉप में, ये जो टेस्ट जो भी फंक्शन होगा उसके टॉप में, ठीक है, ना कि ग्लोबल स्कोप में। तो इस तरह से कुछ। सर अगर वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे तो? अगर तुम ग्लोबली डिक्लेयर करोगे तो भी सेम सेम लॉजिक। अगर मैं मान लो मैंने कोड हटा दिया, ठीक है, और मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग पर्सन वेर पर्सन इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा। अभी यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, पूरा विंडो स्कोप। तो मेरा ये जो पर्सन है ये पूरे स्कोप में अवेलेबल होगा। यहाँ पे भी मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, सेम लॉजिक। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है सर आपने जो पहले कोड लिखा था उसमें पर्सन जैसे ही पार्सिंग मेमोरियल लोकेशन में जाता है तो सर्च करता है कि वेयर कीवर्ड किसके आगे यूज हुआ है, यस उसको अनडिफाइंड यस, इनिशिएट करता है। अगर हाँ सर ये ऐसे, केस लेट यूज हुआ तो? हाँ अभी उस पे आते हैं। ठीक है, इसे मैं और अगर अच्छे से समझाऊं ना तो तुम ऐसे समझ लो कि ये सारा चीज मैं हटाता हूँ इधर से। किसी ने कुछ बोला क्या? नो सर। ठीक है, ऐसे समझ लो कि जावास्क्रिप्ट इंजन बिहाइंड द सीन क्या करता होगा। एक टेबल उसने मान लो क्रिएट कर रखी है जहां पे उसने सारे फंक्शन लिस्ट डाउन कर रखे हैं, फंक्शंस टेस्ट। ठीक है, अब उसके पास एक दूसरा कॉलम है जहां पे उसने वेरिएबल्स को लिस्ट डाउन कर रखा है। तो जैसे ही मैं टेस्ट फंक्शन के लाइन नंबर 9 में आऊंगा उसे मिलेगा पर्सन। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर बहुत ही अलग होता है दूसरी लैंग्वेजेस से। ठीक है, अगर मैंने इस पर्सन को डिक्लेयर नहीं किया तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। जावास्क्रिप्ट अपने आप से इतना इंटेलिजेंट इनफ है कि वो एक वेरिएबल डिफाइन कर दे पर्सन नाम से। ठीक है, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को लगता है कि ये वेरिएबल शायद विंडो ऑब्जेक्ट में होगा, तो जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट में इस वेरिएबल को ऐड कर देता है। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट पर्सन। ठीक है, अब देखो पर्सन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शायद ये कंसोल डॉट लॉग में एरर आ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है कि जैसे ही मैंने इस लाइन को देखो हटाया, ठीक है, मैंने क्या किया, पर्सन एक कोई भी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, मैंने इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, उसे लगा कि ये जो पर्सन है ये विंडो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करता हूँ, विंडो ऑब्जेक्ट में की सेट कर देता हूँ पर्सन और उसकी वैल्यू ASD असाइन कर देता हूँ। तो इस वजह से देखो मुझे विंडो डॉट पर्सन में ASD देखने को मिला। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का तुम समझ लो एक स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर है। अब मैं एक बार अंडू करता हूं। अब इस कोड में देखो
मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, लाइक एरर आ गया, रेफरेंस एरर, पर्सन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये एरर क्यों आई, इस वजह से हम अपने टेबल में चलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जैसे ही उसे टेस्ट दिखा, अब मुझे सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैं इस फंक्शन में आया लाइन नंबर 9 में, मुझे पर्सन वेरिएबल दिखा। अब मेरा काम क्या है, मुझे एक ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना है जहां पे वेर कीवर्ड हो। ठीक है, बट यहां पे तो कोई वेर कीवर्ड है ही नहीं, तो मेरे वेरिएबल्स में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नथिंग। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और मैं पर्सन को फाइंड आउट करूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे रेफरेंस एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे डिक्लेयर भी नहीं किया है। अभी अगर मैं यहाँ पे वैर लगा देता, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता, मुझे वैर दिखा, उसने डायरेक्टली इस पर्सन की एंट्री कर दी यहाँ वेरिएबल्स में। ठीक है, और इस वजह से मुझे यहाँ जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा एग्जीक्यूशन फेज में, तो मुझे पर्सन वेरिएबल दिख जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं जब इस कंसोल को हटा देता हूं, तब एरर क्यों नहीं आती, तब तब क्यों नहीं लाइक यहाँ पे मुझे रेफरेंस एरर आती। तो यहाँ पे देखो बिहेवियर का चेंज है। जब मुझे एरर आ रही है तब मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लाइन नंबर 9 में मैं वैल्यू को रीड कर रहा हूं, मैं जावास्क्रिप्ट से बोल रहा हूं क्या तुम्हारे पास पर्सन नाम का कोई वेरिएबल है क्या, तो वहां से मुझे क्या आंसर मिलेगा, हाँ है। कहाँ है, अच्छा console.log, नहीं सर नहीं मिलेगा। नो नहीं है ना, तो उसने तुरंत रेफरेंस एरर थ्रो कर दी। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं। अब बिहेवियर एकदम अलग है, यहां पे मैं राइट ऑपरेशन कर रहा हूं। अब एग्जीक्यूशन सॉरी मेमोरी एलोकेशन फेज में अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब मैं टेस्ट फंक्शन में जाऊंगा, यहां पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे कोई एंट्री वगैरह नहीं होगी। ठीक है, जब मैं प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करूंगा, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट इस पर्सन वेरिएबल को खोजेगा, उसे आंसर मिलेगा नो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अब स्मार्ट इनफ है कि यहां पर वो ऑटोमेटिकली विंडो ऐड कर दे इस तरह से। ठीक है, और यही जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट्स को लेके। ठीक है, ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे देखो console.log कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये console.log मैजिकली तो मुझे दिख मिल नहीं जाता, ये होता है विंडो पे। ये सबको पता है कि नहीं, ब्राउजर गिफ्ट करता है। हाँ, विंडो डॉट कंसोल डॉट, ये देखो विंडो डॉट कंसोल। ठीक है, तो विंडो लिखना ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लगेगा कि हम यहाँ पे विंडो लिखना चाहते हैं, इस वजह से एरर नहीं आ रही है। ठीक है, और पहले केस में एरर इस वजह से आई क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है, यहां पे जावास्क्रिप्ट ये नहीं विंडो नहीं लगाएगा। ठीक है, विंडो क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है, और जावास्क्रिप्ट सिंपली एग्जीक्यूशन फेज में ही एग्जीक्यूशन फेज में ही उसने सेट कर दिया कि इस टेस्ट फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये बिहेवियर तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये लाइन नंबर 9 है, ये एग्जीक्यूशन फेज में एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली सॉरी एग्जीक्यूशन फेज गलत बोल दिया, मेमोरी फेज में, और ये एग्जीक्यूशन फेज में। ठीक है, तो मेमोरी फेज में क्या होगा कि जो मेरी ये टेबल बनेगी, वहां पे मैं सिंपली नो लिख दूंगा, लाइक कि कोई वेरिएबल ही नहीं है फंक्शन में। अब जब एग्जीक्यूट होगा, मैं जावास्क्रिप्ट इंजन से पूछूंगा कि भाई कोई पर्सन नाम का वेरिएबल है क्या, सीधे आंसर मिलेगा नो, और सीधे एरर आ जाएगी। ठीक है, समझ गए सर। और ये है राइट ऑपरेशन, तो इसमें मुझे एरर नहीं मिलेगी। तो अब हम चलते हैं वापस से अपने होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में। हाँ सर एक
क्वेश्चन सर, ये क्या इवेंट ऑब्जेक्ट में सर वैल्यू आएगी क्या सर इसमें? इवेंट ऑब्जेक्ट में जो सर जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है इवेंट, हम्म उसमें सर ये पर्सन की वैल्यू आएगी क्या? यहाँ तुम्हें कहाँ इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा? अगर सर पास करे तो कैसे पास करोगे? टेस्ट में सर इवेंट कैसे? क्या ऊपर लिखूं यहाँ पे? ऊपर फंक्शन, यस सर, यहाँ इवेंट। और ये इवेंट कहाँ से मिलेगा? जो सर जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट जो रिएक्ट में यूज करते हैं ना सर हम इवेंट। भाई वो तुम बहुत ही अलग चीज बता रहे हो, वो इवेंट तुम्हें कैसे मिलता है? हर फंक्शन में थोड़ी ना तुम्हें इवेंट मिलेगा। जो सर ये ऑन क्लिक फंक्शन हम जब यूज करते हैं सर तो। हाँ, तो क्या यहाँ पे हम ऑन क्लिक यूज कर रहे हैं? नो सर। तो फिर यहाँ कहाँ से तुम्हें इवेंट मिलेगा? मतलब तुमने कैसे इसे इवेंट से रिलेट मुझे कर लगा दिया? सर कि ये जावास्क्रिप्ट की बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है नहीं इवेंट। नहीं नहीं नहीं, इवेंट नहीं, नो भाई नो, ये बहुत ही गलत मेंटल मॉडल है। इवेंट तुम्हें तभी मिलता है जब तुमने किसी किसी इवेंट पे तुमने कोई मेथड को कॉल किया है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली कॉल किया है, ओके। यहाँ पे तुम्हें कोई इवेंट नहीं मिलेगा। ऑन की प्रेस या ऑन क्लिक पे हाँ, सब पर। यस यस, उन पे तुम्हें मिलता है। ठीक है, तो यार देखो ये है होस्टिंग। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन सो दैट कोई तुम्हें ट्रिकी सा क्वेश्चन दे तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इस लॉजिक का यूज करके अगर इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे तो उसको सीधे बोलना है कि जावास्क्रिप्ट में कोड दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है, मेमोरी एलोकेशन और एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी एलोकेशन फेज में ही जावास्क्रिप्ट इंजन सारे वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है जो कि है अनडिफाइंड। और इसी रीजन की वजह से हमको लगता है कि लाइक हमारा डिक्लेरेशन ऊपर जा रहा है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। मेमोरी एलोकेशन फेज में ही डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाती है। ठीक है, अब एक और हम वियर्ड सा बिहेवियर देख लेते हैं, एक स्पेशल चीज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं उनका डिक्लेरेशन होइस्ट होता है, बट फंक्शन के केस में पूरी फंक्शन बॉडी मूव होती है। कंसोल डॉट लॉग आई विल लॉग्ड, इसको डिलीट कर देते हैं। और अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को यहां कॉल करूंगा तो चलो रन ही कर लेते हैं। ठीक है, आई विल बी लॉग्ड। तो ये देखना, ये एक स्पेशल केस है फंक्शंस का। फंक्शंस की पूरी बॉडी ही मूव, मतलब फंक्शन की पूरी बॉडी ही होइस्ट हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल के केस में बस डिक्लेरेशन जाता है, फंक्शन के केस में पूरी बॉडी ही मतलब जावास्क्रिप्ट सेट कर देता है। इसका भी रीजन है, ऐसे समझ लो। अब जावास्क्रिप्ट जब मेमोरी एलोकेशन फेज में होगा, लाइन नंबर 6 में मैं पहुंचूंगा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन को कॉल। तो ये मेमोरी फेज में जावास्क्रिप्ट इसको टच भी नहीं करेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, लाइन नंबर 8, यहां पे उसे टेस्ट फंक्शन दिखेगा। तो अब ऐसे समझ लो कि जिसने भी जावास्क्रिप्ट का इंजन लिखा है उसने ये फिक्स कर रखा है कि अगर मुझे फंक्शन दिखेगा तो मैं पूरी फंक्शन बॉडी ही सेव करा लूंगा इस तरह से। ठीक है, तो जब मेरा एग्जीक्यूशन फेज आएगा, जब मैं टेस्ट फंक्शन को खोजने जाऊंगा तो मुझे पूरा टेस्ट फंक्शन मिलेगा और मैं टेस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो फंक्शंस की होस्टिंग अलग तरह से होती है, वेरिएबल्स की होस्टिंग अलग तरह से होती है। ठीक है, एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। जो हमारे फंक्शन और जो वेरिएबल्स होते हैं, जब हमारी टेबल बनती है ना, तो उस टेबल में फंक्शंस पहले ऐड होते हैं। इसको मैं डिलीट नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा लेफ्ट में ले आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम ऐसे समझ लो, अगर मैं यहां पे करता हूं वेर टेस्ट,
ठीक है, और सेम नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ console.log टेस्ट। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या लगता है कंसोल में मुझे क्या देखने को मिलेगा? एरर। ठीक है, नंबर 1 एरर। 9 सॉरी 9 ठीक है, और कोई आंसर? maybe both 9 and I will be logged, maybe not. नहीं, एक आंसर बताओ भाई, कोड तुम्हारे सामने है, सिंपल सा एक आंसर बताओ। सर 9 फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी, ठीक है, रन करें? ठीक है, जो अब देखो यहाँ पे एक और स्पेशल केस निकल के आ रहा है। जो फंक्शंस की होस्टिंग होती है ना, वो पहले होती है। पहले का क्या मतलब है? जब जावास्क्रिप्ट मेमोरी एलोकेशन फेज में होगा, तो अब ये भी देखो, जिसने भी कोड लिखा है भाई, उसने क्या क्या मतलब लाइक क्या ही इसका दिमाग चल रहा होगा। उसने कुछ इस तरह से कोड लिखा कि मुझे अगर इस फाइल को रीड करना है, मैं एक काम करता हूं, पहले सारे फंक्शंस को रीड करता हूं। ठीक है, पहले सारे फंक्शंस को मैं अपनी टेबल में डालता हूं। तो यहां पे जब फाइल रीड हुई, लाइन नंबर 8 पे टेस्ट फंक्शन मिला, मैंने क्या किया, टेस्ट फंक्शन को टेबल में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब फंक्शंस की रीडिंग खत्म, अब आ गया वेरिएबल्स की रीडिंग। तो मुझे लाइन नंबर 6 में क्या मिला, एक वेरिएबल जिसका नाम है टेस्ट। तो मैं सिंपली एंट्री कर दूंगा एक टेस्ट की, टेस्ट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, अभी जब मेरा एग्जीक्यूशन फेज आएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा अनडिफाइंड है उसको मैं कर दूंगा 9। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज आ चुका है, और जो ये वाली लाइन है ये तो खत्म ही है एग्जीक्यूशन फेज में, तो ये रिप्लेस हो गई है इस टेस्ट से। ठीक है, इस वजह से मुझे यहाँ 9 देखने को मिला। समझ रहे हो? ये कुछ मेक सेंस कर रहा है कि नहीं? थोड़ा समझ में आया, थोड़ा ऊपर से गया। ठीक है, मीन्स आप ऐसा कहना चाह रहे थे कि टेस्ट में जो मेमोरी एलोकेशन फेज था, उसमें टेस्ट को पहले अनडिफाइंड मिला, फिर टेस्ट को उसके पूरे बॉडी से रिप्लेस हुआ, फिर जब कोड चला तो टेस्ट में 9 आया, और टेस्ट तो हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे हैं। नहीं मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट ऐसे, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और फंक्शन को कॉल ही किधर किया है एग्जीक्यूट करने के लिए? क्या क्या फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ना, लेकिन हम लोगों ने। हाँ, तो उस कॉल करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे हम कुछ और चीज चेक कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल ही नहीं करना ना, हमें तो बस देखना है टेस्ट में है क्या। टेस्ट में तो वेरिएबल टेस्ट इज इक्वल टू 9 लिखा है, तो वेरिएबल की वैल्यू सेव होगी। अगर आपको टेस्ट का देखना तो आपने वो मून ब्रैकेट लगाएगा, तो फिर क्या आना चाहिए? ये मैंने यहाँ एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पे कोई मून ब्रैकेट नहीं लगाया, राइट? यहाँ कंसोल में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बॉडी सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है अनटिल एंड अनलेस हम उसे एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, ये जस्ट अ स्ट्रिंग है, नथिंग एल्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मैं यहाँ पे मून ब्रैकेट्स ना लगाऊं। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट इसको मेमोरी में सेव करेगा तो कुछ इस तरह से करेगा जिसे हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी जावास्क्रिप्ट का इंजन जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड करेगा, सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी फंक्शंस को। मेरा काम है फंक्शंस को सबसे पहले खोज के उनको अपने मेमोरी की टेबल में डालना। मैंने पूरी फाइल रीड की, लाइन नंबर 8 में मुझे एक टेस्ट नाम का फंक्शन मिला, मैं तुरंत अपनी टेबल में गया, मैंने तुरंत एक नाम सेट किया टेस्ट,
और इसकी जो वैल्यू है वो मैंने पूरा फंक्शन उठा के डाल दिया। ठीक है, इस तरह से सेव होता है हमारा फंक्शन मेमोरी में, एज अ स्ट्रिंग समझ लो, डाल दिया। ठीक है, अब फंक्शन सेव हो गया। अब मेरा काम है वेरिएबल्स को खोजना। मैंने पूरी फाइल रीड की, मुझे लाइन नंबर 6 में वेरिएबल मिला टेस्ट नाम का। मैं अपनी टेबल में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि क्या टेस्ट नाम का वेरिएबल लाइक ऑलरेडी है। अगर होगा तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी डिक्लेरेशन है। अगर यहाँ पे मैं वेर नहीं रखता, लाइक ये ऐसे करता, तब ये रिप्लेस नहीं होता। ठीक है, ये मैं करके भी चेक कर लेता हूँ एक बार, या अभी भी हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? यस, इसका रीजन मैं अभी तुमको बताऊंगा, या ये इसका रीजन मैं तुमसे पूछूंगा अभी। ठीक है, तो हाँ हम ठीक है, तो फंक्शन पहले से ही था, मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेरेशन मिला। तो जावास्क्रिप्ट को लगेगा कि भाई अभी मुझे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है, यहाँ पे जो पहले से ही था उसे डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, और यहाँ पर अनडिफाइंड कर दो। एक लॉजिक ये है, एक इस तरह से तुम समझ सकते हो। दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, उसने चेक किया कि क्या पहले से ही कोई टेस्ट नाम का वेरिएबल है यहाँ पे, तो आंसर आया यस। तो उसने कहा ठीक है, उसको वहीं रहने दो, मैं तुम्हें एक दूसरा वेरिएबल दे रहा हूं सेम नाम का, तुम उसको अपनी टेबल में डाल लो, बट इसकी प्रायोरिटी तुम ज्यादा रखना। ऐसे समझ लो कि ये लीफो हो गया, लीफो सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, लाइन नंबर 13 में जाऊंगा, मैं जावास्क्रिप्ट इंजन से पूछूंगा भाई तुम्हारे पास कोई टेस्ट नाम का वेरिएबल है क्या। मैं अपनी वेरिएबल टेबल में जाऊंगा, लीफो सिस्टम का यूज करूंगा, मुझे क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा ना। तो बस यही मैं डाल दूंगा, फंक्शन तक तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं। बताओ, लाइक अभी क्लियर हो रहा है या ये भी ऊपर से जा रहा है? हुआ है सर क्लियर थोड़ा। ठीक है, बेसिकली ऐसे मतलब लीफो मान लो कि लीफो में डिक्लेरेशन होती है और जो भी लास्ट में होता है वही हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशल केस है। अब यहाँ पे मैंने वेर हटा दिया, तब भी मुझे यहाँ पे 9 देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि पहले जब मेमोरी फेज के अंदर आया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ नहीं है, तो उसने पहले उसको अनडिफाइन कर दिया। फिर जब एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आया तो विंडो ने अपने आप क्रिएट कर लिया वेरिएबल, और उसको वहां पर क्योंकि उसमें नीचे टेस्ट दिखा। यहाँ पे चलो इसको, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो टेस्ट है क्या ये विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये होगा ऐड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ विंडो डॉट टेस्ट, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, तो ये देखो फंक्शन ग्लोबल स्कोप में तो अगर फंक्शन क्रिएट करते हो तो विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगेन सेव करता हूँ इसको, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो, और ये विंडो ऑब्जेक्ट में है। अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो तो टेस्ट में चलते हैं, ये देखो टेस्ट। ठीक है, जो भी फंक्शन तुम ग्लोबल वेरिएबल में ग्लोबल स्कोप में बनाते हो वो सीधे जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो जब मैं चलूंगा, जब मेरा कंपाइलेशन फेज होगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अभी हम विंडोज को इस सबको रिमूव करते हैं, विंडो की हम मेमोरी एलोकेशन फेज कर मेमोरी एलोकेशन स्टेप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं लाइन नंबर 6 में आया, ये क्या है, असाइनमेंट, इसका मेमोरी एलोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह असाइन नहीं करूंगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं मेमोरी में ये जो 9 है इसको रख लूंगा कि भाई इस 9 को ये टेस्ट पॉइंट कर रहा है, बट इस पे अभी हम नहीं जाते हैं, हम इसको अभी छोड़ देते हैं।
हम जाते हैं लाइन नंबर 8 पे। मुझे मिला एक फंक्शन टेस्ट। मैं सिंपली क्या करूंगा, विंडो के वेरिएबल्स टेबल में एक एंट्री कर दूंगा, टेस्ट इज इक्वल टू मेरा फंक्शन। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेशन फेज खत्म, एग्जीक्यूशन फेज की बारी आई। लाइन नंबर 6 में मैं गया, यहां पे कोई डिक्लेरेशन है नहीं, तो मुझे लगेगा ये टेस्ट विंडो ऑब्जेक्ट में है। मैंने यहाँ पे क्या किया, विंडो डॉट टेस्ट इज इक्वल टू 9। मैंने क्या कर दिया, इसको 9 कर दिया। अब जब मैं लाइन नंबर 13 में टेस्ट को एक्सेस करूंगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपली मुझे ये मिल जाएगा, ये मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास 2-3 स्पेशल केसेस निकल के आते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन पार्ट होस्ट होता है, फंक्शन की पूरी बॉडी होस्ट होती है। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस कि फंक्शंस की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है मेमोरी एलोकेशन फेज में। जब मेमोरी एलोकेशन फेज होता है तो सबसे पहले जो मेमोरी वगैरह एलोकेट होती है वो फंक्शंस की होती है। ठीक है, और यस, अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कुछ भी नहीं क्लियर है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैर वाले कीवर्ड क्यों होते हैं, लेटर कॉन्स वाले होते ही नहीं होते? हाँ आते हैं भाई, उस पे आते हैं। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो तुम बताओ ना, वहां पे क्यों इतनी जल्दी पहुंच रहे हो? पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। सर एक बार आपने बोला, सॉरी, एक बार और सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब क्या एक्सप्लेन, क्या चीज एक्सप्लेन करूं? वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे वर्क कर रहा है सर? वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब कौन, ये टेस्ट का सर। देखो ऐसे समझो ना, लाइक नॉर्मली इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हें एक जॉब दी गई है। ठीक है, तुमसे बोला गया है कि तुम्हारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तुम ऐसे समझो तुम्हें कोई कोड भी नहीं लिखना। ठीक है, तुमसे मैंने बोला है कि नाम क्या है तुम्हारा? सुशांत सर। क्या क्या? सुशांत। सुशांत। तो मैंने तुमको एक काम दिया है सुशांत, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इन सबको हटाते हैं। ठीक है, इसी कोड को एक्सप्लेन कर दूं, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो, मैंने तुमको एक जॉब, तुम्हें मैंने काम दिया है कि तुमको क्या करना है। एक कॉपी पेन दे दिया तुमको, मैंने तुमको बोला है कि तुम्हें इस फाइल को पढ़ना है और तुमको पता करना है कि इसमें कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं। उन फंक्शन को तुम लिख लो, एक इस कॉपी पेन में लिख लो और मुझे बताओ कितने फंक्शन इस फाइल में है। ठीक है, तुमने क्या किया, ये है तुम्हारी कॉपी। ठीक है, तुमने क्या किया, फाइल देखी, तुम्हें मैंने पहले बोला तुम्हें फंक्शंस खोज के लाने हैं। तुमने कहा लाइन नंबर 5 में एक फंक्शन है जिसका नाम है टेस्ट, तुमने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने तुमको कहा कि अच्छा फंक्शन है वो, तो मुझे जो भी पूरा फंक्शन है ना उसकी जो पूरी बॉडी है वो लेके आओ और इस जो भी तुमने टेस्ट लिखा है इसमें डाल दो। तुमने कहा ठीक है, ऐसा ही मैं करता हूं। तुमने कर दिया। अब मैंने तुमको कहा एक काम करो, वापस से उस फाइल में जाओ, देखो क्या वहां पे कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है क्या। तुमने पूरी फाइल पढ़ी, तुम्हें कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन मिला ही नहीं। तुमने कहा नहीं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने अच्छे से फाइल वाइल पढ़ ली है, अब एक काम करते हैं, हम इस फाइल को अब चेक करते हैं। ठीक है, तुमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि सब कुछ सही है, सारी चीजें नोट कर ली हैं। अब है तुम्हारा फाइनल चेकिंग टाइम, जहां पे हम पूरी जो भी ये फाइल है इसको पढ़ेंगे और मतलब समझ लो चेकिंग वेकिंग करेंगे, जो कि है एग्जीक्यूशन फेज। हम लाइन नंबर 3 में पहुंचे। मैंने तुमको बोला कि यार जाओ, अब जो तुमने कॉपी बनाई थी उसमें चेक करके आओ क्या कोई वेरिएबल बना है क्या टेस्ट नाम से। तुम आए, तुमने
चेक किया, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला टेस्ट नाम से, जो कि वेरिएबल टाइप का हो। तुमने बोला नहीं है, तो मैंने कहा एक एक काम करो, ये चेक करो क्या ये ग्लोबल स्कोप है क्या। तुमने बोला हाँ ये तो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो टेस्ट है क्या पता यहाँ पे यूजर का मतलब हो विंडो डॉस टेस्ट। तो तुम एक काम करो, विंडो ऑब्जेक्ट में टेस्ट की जो वैल्यू है वो 9 कर दो, ठीक है। तुमने 9 सेट कर दी, राइट, विंडो डॉट टेस्ट 9 हो गया। अब ये वाला स्टेप चलेगा ही नहीं, ठीक है, ये तो हम मेमोरी एलोकेशन फेज में कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है लाइन नंबर 10, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि एक काम करो, तुम अब जाओ खोजो वापस अपने फाइल में, तुम्हारे पास क्या ये टेस्ट नाम का कोई वेरिएबल है क्या इस पूरी फाइल में। तुम आए, तुमने देखा, तुमने कहा नहीं वेरिएबल तो नहीं है, एक फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने कहा यार ये जो टेस्ट है ये तो ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। और विंडो ऑब्जेक्ट में जो टेस्ट है उसकी हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी है, 9। बताओ, 9 9। तो एक काम करो, जो शायद तुमने कॉपी में लिखा है वो पुरानी वैल्यू है, उसको तुम डिलीट कर दो और उसकी जगह तुम 9 कर दो, क्योंकि वो जो तुमने कॉपी में लिखा है वो पुरानी वैल्यू है, वो पुराना हो चुका है, हमें वो नहीं चाहिए, तुम उसमें 9 डाल दो बस। और इस वजह से मुझे 9 मिल रहा है। सर जैसे सीएसएस में टॉप ऑर्डर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वैसे इसी के अंदर फंक्शंस को पहले टॉप, जो हाँ लास्ट ऑर्डर है यस, उसको टॉप ऑर्डर दी जाती है प्रेफरेंस। समझने के लिए तुम ऐसा कह सकते हो, ओके सर। ठीक है। तो यही यही देखो, यही स्पेशल चीजें हैं होस्टिंग के बारे में। मैं समझने के लिए ना लिख भी देता हूँ। नंबर 1 कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन टॉप में मूव होते हैं, ठीक है। नंबर 2 फंक्शन की बॉडी मूव होती है। और थर्ड क्या है बताओ। बताओ और थर्ड क्या चीज है। थर्ड तो मैं भी भूल गया। सर वेर फाइंड आउट करता है सर। नहीं, विंडो फंक्शन फंक्शन को प्रायोरिटी ज्यादा होती है। लाइक फर्स्ट सिटीजन। हाँ, फंक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब है फंक्शन पहले फाइंड होते हैं, फाइंड और एलोकेट होते हैं, ठीक है। तुम्हें बस ये 3 चीजें अपने दिमाग में बैठानी है, ठीक है। दैट्स इट। इससे तुम्हारा पूरा होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तुम्हें जहां पे भी कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा, सब के सब इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। इन 3 चीजों को अच्छे से याद कर लो, खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा सारा होस्टिंग क्लियर। तुम होस्टिंग पे बेस्ड सारे क्वेश्चन क्लियर कर लोगे, ठीक है। तुम्हें बस यही 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। और कभी भी कोई क्वेश्चन तुम्हें मिले, जिस तरह से तुम्हें मैंने समझाया है उसी तरह से तुम इंटरव्यूअर को बोलो कि भाई मैं यहाँ पे टेबल बना के कर रहा हूँ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। सबको बस आंसर से मतलब होता है, इट डजेंट मैटर तुम आंसर तक कैसे पहुंचो, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल पेशेंटली अपनी अपने अप्रोच से सॉल्यूशन को खोजना है। तो ये तीनों चीजें क्लियर है, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं लेट और कॉन्स्ट पे। हम देखते हैं कि उनकी होस्टिंग कैसे होती है। फंक्शन से समझा देता हूँ। देखो, लेट और कॉन्स्ट सेम तरह से ही बिहेव होते हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं यार। फंक्शन शो को कॉल कर लेते हैं, लेट एक्स।
ठीक है, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि मैंने इससे पहले एक लाइन बोली थी कि लेट और कॉन्स्ट एक ही तरह से बिहेव करते हैं। लेट और कॉन्स्ट ये 6 में ऐड हुए थे, तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने बोला कि यार ये जो कॉन्स्ट है इसका हम इनिशियलाइजेशन एक ही बार करेंगे क्योंकि ये कॉन्स्ट है। अगर मैंने मेमोरी एलोकेशन फेज में इसको अनडिफाइंड दे दिया और फिर बाद में यूजर जब इसको इनिशियलाइज करेगा तब फिर से इनिशियलाइज किया, तब तो ये प्रिंसिपल ही हमारा ब्रेक हो गया कांस्टेंट का। तो हम कांस्टेंट को तो एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे। फिर किसी ने बोला कि तो फिर हम लेट को भी ऐसा ही कर देते हैं क्योंकि हम दोनों को साथ ही में रिलीज कर रहे हैं। तो जो दूसरा बंदा था उसने बोला गुड आइडिया, ऐसा ही करते हैं। तो यही रीजन है कि लेट और कॉन्स्ट का सेम ही बिहेवियर होता है, क्योंकि दोनों सेम ही रिलीज हुए थे। तो जेएस डेवलपर्स का ये डिसीजन था कि भाई हम दोनों का सेम ही बिहेवियर रखेंगे। ठीक है, तो लेट और कॉइंस्ट भी होइस्ट होते हैं, उनके होस्टिंग में थोड़ी डिफरेंस है। जो वैर से वेरिएबल होइस्ट होते हैं उनमें हम डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, बट लेट और कॉन्स्ट के केस में हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं। हम अपनी टेबल में एंट्री कर देते हैं कि भाई ये एक्स नाम का वेरिएबल है बट ये लेट से बना है, तो तुम इसको एक टेम्पोरल डेड जोन में रखो। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? जब भी तुम कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, उस फंक्शन की स्टार्टिंग लाइन नंबर 5 से लेके जहां पे तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यूजिंग लेट और कॉन्स्ट, वहां तक का एरिया टेम्पोरल डेड जोन कहलाता है। ठीक है, ये फंक्शन है शो। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे टेम्पोरल डेड जोन कहाँ पे है, तो लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 6 तक टेम्पोरल डेड जोन है। एक ऐसा एरिया जहां पे हम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट से बना होता है। ठीक है, तो वो एरिया टेम्पोरल डेड जोन कहलाता है। जावास्क्रिप्ट इंजन को पता होता है कि भाई इस फंक्शन के अंदर एक लेट या कॉन्स्ट का वेरिएबल है, बट जैसे ही उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश तुम करोगे, एक्सेस करने की कोशिश करोगे, मैं एरर थ्रो कर दूंगा। इसकी भी एंट्री करके मैं दिखा देता हूं। ऐसे समझ लो कि सिंपली शो नाम की टेबल बनी है। अब सेम काम ये सुशांत को मैंने बोला है वेरिएबल्स खोज के लाओ। ये गया, इसने बोला एक वेरिएबल बना हुआ है लेकिन वो लेट से बना है। तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है, तो एक काम कर, एक्स को लिख दे जो वेरिएबल है, बट एक काम कर उसके बगल में लिख दे कि ये लेट से बना है। ठीक है, तो जो वेरिएबल की एंट्री हुई है, साथ साथ मैंने एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी कि ये लेट से बना है। जैसे ही मैंने ये एंट्री की लेट से बना है, तो कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरा पर्सन जिसकी बस जॉब है चेक करना कि मेमोरी एलोकेशन फेज में कि जैसे ही कोई लेट से बना वेरिएबल होगा तो मैं एक एरिया क्रिएट कर दूंगा जिसे मैं बोलूंगा टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, और ये टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पे हम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल लेट या कॉन्स्ट से बना होता है। ये कुछ मेक सेंस कर रहा है कि नहीं? यस सर, कर रहा है। ठीक है, तो भाई देखो यही डिफरेंस है लेट कॉन्स्ट की होस्टिंग में। ये लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होते हैं, ठीक है, बट ये इनिशियलाइज नहीं होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन भी मेरे टेबल में मेमोरी एलोकेशन फेज में ऐड हो जाती है कि भाई इस नाम के दो वेरिएबल हैं लेकिन ये लेट और कॉन से बने हैं। अगर इनको कोई भी कोड लाइन नंबर 7 से पहले एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एरर थ्रो कर दो, दैट्स इट। और यही है टेम्पोरल डेड जोन। लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 6 तक का एरिया टेम्पोरल डेड जोन है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का कोड होता, where k if one where t,
let p is equal to const x। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे टेम्पोरल डेड जोन कहां से कहां तक है? कौन से 12 से 15 तक। और कोई? मैंने क्या बताया टेम्पोरल डेड जोन को? वही 5 से लेके 7 तक ही आएगा ना टेम्पोरल में। क्या क्या? लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 7 तक ही आएगा ना टेम्पोरल डेड जोन। लाइन नंबर 5 से लेके 7 तक। 7? हाँ, क्यों? आपने बोला ना कि जहाँ अगर कोई वेरिएबल मतलब लेट से और कॉन्स्ट, अच्छा वैर लिखा, सॉरी सॉरी मैंने वो पढ़ा नहीं था। मैंने क्या डेफिनेशन बताई टेम्पोरल डेड जोन की, जरा एक बार बोलोगे? कोई भी बोलो अगर कुछ भी समझ में आया तो। जहाँ पर भी अनडिफाइंड वेरिएबल स्टार नहीं है और उसके बाद लेट शो हो रहा है तो वो टेम्पोरल डेड जोन मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो 5 से लेके 15 तक आएगा सर। चलो भाई, किसी को तो समझ में आया, ठीक है। 5 से लेके 15 तक, 15 नहीं 14 भाई, 14 भी नहीं, गलत, 5 से लेके 12 तक। हाँ ठीक है, यस, इसमें कई टेम्पोरल डेड जोन है। एक टेम्पोरल डेड जोन है 5 से लेके 12 तक, एक टेम्पोरल डेड जोन है 5 से लेके 14 तक। बेसिकली टेम्पोरल डेड जोन एक ऐसा एरिया होता है कोड का जहां पे हम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट से बना होता है, ठीक है। जब मैं इस कोड को मेमोरी एलोकेशन फेज से पास करूंगा तो मैं सिंपली चेक करूंगा कि क्या कोई लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल हैं क्या। तो मुझे लाइन नंबर 13 पे एक लेट का वेरिएबल मिलेगा, तो एक जो दूसरा पर्सन होगा उसकी जॉब है टेम्पोरल डेड जोन मार्क करना। वो बोलेगा अच्छा लाइन नंबर 13 पे तुम लेट नाम का एक वेरिएबल तुमने बनाया है, तो चलो मैं टेम्पोरल डेड जोन की मार्किंग कर देता हूं। इस पी वेरिएबल का जो टेम्पोरल डेड जोन है वो है लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 12 तक। अगर मैं लाइन 5 से 12 तक पी को एक्सेस करूंगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर लाइन नंबर ठीक है, और जब मुझे कॉन्स दिखेगा तो मैं फिर से टेम्पोरल डेड जोन की मार्किंग करूंगा, इस बार 5 से लेके 14 तक, क्योंकि 15 पे तो मैं एक्सेस कर ही रहा हूं, 14 तक, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है, तो ये है भाई होस्टिंग। अब हम सीधे मूव करते हैं क्लोजर्स पे, क्योंकि हमने बहुत टाइम ले लिया होस्टिंग पे, ठीक है। और इतना ही है होस्टिंग, इन्हीं 3 चीजों का यूज करके तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना, नेट पे जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्लोजर। सर मेरा एक डाउट था। बताओ। अभी हम लोग फंक्शन, अगर नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं उसको बिफोर हम ये कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, बराबर। हाँ टेस्ट का केस सिनेरियो देखा था। जब आप यस फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर वो क्यों नहीं होता? भाई, अब देखो, इस पे मैं बस 1 मिनट लगाऊंगा, ठीक है। फंक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है उस फंक्शन एक्सप्रेशन वगैरह को तो भूल जाओ ना यार, लाइक ये सब बेसिक सी चीजें हैं, लाइक इसकी बात कर रहे हो ना? पी में एरर आएगी, टेस्ट में एरर नहीं आएगी, यही ना? यही क्वेश्चन ना? यस सर। तो कोई भी बता दो भाई क्यों एरर आएगी, या मुझे बताना पड़ेगा? तो मतलब इसके लिए जैसे कि होस्टिंग का डेफिनेशन कहता है कि फंक्शन को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाएंगी ऊपर लेने के लिए, बराबर।
तो इसके लिए फंक्शन टेस्ट के ऊपर चला गया, बाद में लिथो की तरह टेस्ट आ गया। तो अब पी में फंक्शन है ही नहीं करके नहीं आ रहा कि वेरिएबल पी है। परफेक्ट। ओके, थैंक यू। ये सब पूछा गया था मुझसे एक बार, ये सब मतलब क्यों करके पूछा गया था, तो मैंने वो मतलब नॉर्मल डेफिनेशन देखा था, वही बोल दिया कि नहीं होते, लेकिन क्यों करने से बोलता आज समझ में आया होस्टिंग इतना। थैंक यू। ठीक है, तो वही ना भाई कि जो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा था, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें कोई भी होस्टिंग पे 1000 क्वेश्चन दे, तुम सब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब सीधे क्लोजर्स पे आते हैं यार। क्लोजर्स कोई बताओ, जो भी पढ़ा हो अब तक, क्या होता है क्लोजर? कोई भी बता दो, या बिल्कुल नहीं पता? सर एक बंडल्ड फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जो फंक्शन को रिटर्न करते हैं, मतलब उसके जो उसका पेरेंट फंक्शन होता है वो उसका चाइल्ड फंक्शन, मतलब ऐसी कुछ है सर। चलो ठीक है, नाइस ट्राई। और कोई? आउटर फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन अगर रहे तो वो, और एक वेरिएबल रहे आउटर फंक्शन के अंदर, तो वो इनर फंक्शन का डेटा कैसे कर लेता है। तो राइट, ठीक है, ये भी सही ट्राई है। इनर फंक्शन पेरेंट्स के मतलब जो आउटर फंक्शन है उसके वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन अपने इनर फंक्शन के वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। राइट, ये भी सही है, बहुत सही। देखो तुम लोगों को पता है, ठीक है, बस दिक्कत ये है कि थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, तो हम इस थोड़े बहुत को आज एक कंक्रीट चीज में बदल देंगे। हमें बस सिंपली दो चीजों का समझना आज जरूरी है। सबसे पहली जो चीज है वो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किसी ने कभी सुना था? यस सर। ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वर्ड में बोल रहा हूं, ये देखता हूं कि मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूं क्या, क्योंकि कई टाइम हो गया मैं देखा नहीं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक वीडियो वगैरह बना के ना शेयर कर दूं, बट अभी के लिए मैं ड्राइंग में समझा देता हूं। ठीक है, देखो, जावास्क्रिप्ट की जो एक फाइल होती है वो एक सिंगल फाइल होती है। ठीक है, तो जब भी ब्राउजर फाइल को रन करता है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल को, तो वो एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रन टाइम में एक्शन में आता है। ठीक है, जब हम फंक्शन को या प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो ये एक मेमोरी का एरिया होता है। अब इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की खास बात क्या होती है, ये तुम समझ लो एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो किसी फंक्शन को चाहिए। तो भाई अब ग्लोबल में है तो उसे सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हें सारे वैट्स मिलेंगे, सारे फंक्शंस मिलेंगे, सारे लेट, सारे कॉन्स्ट, सब कुछ तुम्हें इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ अवेलेबल होता है। अब अगर तुम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो जावास्क्रिप्ट में, अगर तुम 10 फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो 10 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं हर फंक्शन के लिए अलग। ठीक है, अगर मेरे पास 10 फंक्शन है कुछ इस तरह से, एक फंक्शन है, फिर इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, फिर तीसरा फंक्शन है, फिर चौथा फंक्शन है, फिर पांचवा फंक्शन है, सब इनर फंक्शन है। ठीक है, कोड में भी लिख के बता देता हूं सो दैट तुम लोगों को क्लियर हो। फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी, फंक्शन डी। ठीक है, ये मैं इनर बता रहा हूं, सेम होता है अगर ये अगल बगल भी होते, ऊपर नीचे भी होते तब भी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने फंक्शन उतने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है, अब इन फंक्शंस को मैं कॉल भी कर लेता हूं, डी को कॉल किया, सी को कॉल किया, बी को कॉल किया और एट द एंड ए को कॉल किया। ठीक है, तो ऐसे समझ लो ये है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी, सी टी एक्स लिख देता हूं यार, ये बड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, टी सी बी, थोड़ा थोड़ा मुझे सेट करने दो गाइस, बोर मत होना। ठीक है, ए और ये मान लो लाइक एक्स। ठीक है, जितने फंक्शन उतने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता है। ठीक है, सी एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हुआ, बी एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हुआ, ए एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हुआ। ठीक है, लास्ट में बचता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी था कि हर फंक्शन का अपना खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि जैसे हर पर्सन का एक अपना खुद का घर होता है और घर में क्या होती है, वो सारी चीजें जो हमें चाहिए होती हैं। तो उसी तरह से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास वो सारी चीजें होती हैं जो उस फंक्शन को चाहिए होती हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की जॉब है कि वो सारी चीजों को ढूंढ ढूंढ के लाए उस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब यहीं से क्लोजर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्लोजर इज अ फंक्शन, मींस अगर कोई पूछे व्हाट इज अ क्लोजर, सो अ फंक्शन विथ सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज इज हाँ, अ फंक्शन विथ सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज क्रिएट्स अ क्लोजर। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फंक्शन पेरेंट, पेरेंट को कॉल कर लेते हैं और इस पेरेंट के अंदर मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 9, लेट y इज इक्वल टू 10 और एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसे मैं नाम दे देता हूं चाइल्ड, चाइल्ड, और इस चाइल्ड को भी कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। सर 2। ठीक है, और कोई? सर 3। हाँ, यहाँ पे 3 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होंगे। एक है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर पेरेंट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फिर चाइल्ड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और जो चाइल्ड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे वेरिएबल्स को खोज के चाइल्ड फंक्शन में अटैच करना। ठीक है, अब मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि, मतलब देखो यहाँ पे कोई मैजिक तो हो नहीं रहा कि चाइल्ड फंक्शन को पता चल जा रहा है कि एक्स और वाई कहां पे हैं। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से चीजें बाइंड करता है और एक फंक्शन के पास ही वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैंने क्लोजर की डेफिनेशन क्या बताई, अ फंक्शन विथ सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज। तो अब हम इस प्रिजर्व्ड वैल्यूज को भी देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट dir। dir का फुल फॉर्म होता है लाइक क्या था, डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स या लाइक ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये एक ऑब्जेक्ट के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ चाइल्ड और कंसोल में चलते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता ना तो मुझे फंक्शन की बॉडी दिखती ये, बट dir करूंगा तो मैं पूरा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देख सकता हूं। अभी अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो देखो मुझे यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी दिख रही है, क्या नाम है इसका? ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 चीजें दिख रही हैं, क्या क्या?
क्लोजर और ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप हर फंक्शन में होता है। अब ये स्पेशल प्रॉपर्टी क्लोजर ये तभी क्रिएट होती है जब मैं कोई वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करता हूं। अगर मैं इसे हटा दूं और अभी चलूं तो देखो यहाँ पे कोई क्लोजर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा व्हाट इज द क्लोजर। क्लोजर इज अ फंक्शन विद सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज, और वो प्रिजर्व्ड वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, इसको वापस से एक्सपैंड करते हैं, स्कोप में चलते हैं, क्लोजर में चलते हैं। देखो एक्स और वाई, और ये कहां से आ रहे हैं? पेरेंट से। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन फंक्शन के पास ऑलरेडी रहती है, यही क्लोजर है। ठीक है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। सर इसमें कुछ वो लेक्सिकल स्कोप या स्कोप चेंज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना? यार कुछ लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे बताते हैं कि अ फंक्शन which remembers its lexical scope is मतलब even after executing, बट वहां पे मत जाओ अभी, इतना लाइक इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं क्लोजर्स को, यही है क्लोजर। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्लोजर की यही है। जो बाकी सब लेक्सिकल वगैरह जो तुम बोल रहे हो वो सब इंटरनल डिटेल्स में आ जाता है, वहां पे अभी नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके सर। सर एक बार कोड बोलना। हाँ ये ठीक है। अभी अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको एक और फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, फंक्शन ग्रैंड पेरेंट, और ग्रैंड पेरेंट के अंदर मैं p बनाता हूँ 0, और इसको यहाँ एक्सेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बस मैं y एक्सेस करता हूँ, x एक्सेस करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ y आता है कि नहीं आता। ठीक है, और चाइल्ड इसको कॉल करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, अभी देखो मेरे स्कोप्स कितने हो गए? 3। ठीक है, ये देखो क्लोजर ग्रैंड पेरेंट, क्लोजर पेरेंट, और ब्यूटी देखो कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूं बस वही चीज इंक्लूड हो रही है, जो चीज मैं नहीं यूज कर रहा हूं वो इंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है, तो भाई यही है क्लोजर। अ फंक्शन विद सम प्रिजर्व वैल्यूज इज कॉल्ड अ क्लोजर। और जो तुम बता रहे थे आउटर फंक्शन इनर फंक्शन, वो यही है। ये थोड़ी सी नॉर्मल सी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अगर तुम ये इनर पेरेंट इनर फंक्शन आउटर फंक्शन बोलोगे कोई गलत नहीं है, बट तुम टेक्निकल साउंड नहीं करोगे। ठीक है, तुम टू द पॉइंट आंसर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है जो तुम बोल रहे थे कि इनर फंक्शन हैज एक्सेस टू द वेरिएबल ऑफ आउटसाइड इट्स स्कोप। ठीक है, बट इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम बोल सकते हो अ फंक्शन विद सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज, और इतना बोलने के बाद सीधे एक्सप्लेन कर दो कि हम कैन आई शो यू इन द कोड। हर फंक्शन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है स्कोप, जहां पे वो वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, अब इसके बाद लोग बोलते हैं क्लोजर का एक एग्जांपल बताओ, क्लोजर हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोजर हम यूज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए, प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ मेरे पास एक फंक्शन है, मैं कुछ वैल्यूज को मतलब कुछ वेरिएबल्स को यूजर को नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो गेट पासिंग स्टेटस। ठीक है, जो बताता है कोई कोई पर्सन पास है या कोई स्टूडेंट पास या फेल हुआ है कि नहीं हुआ है, और अंदर मेरे पास मार्क्स है, समझ लो लाइक लेट सी, या मैथ नाम रख लेते हैं, मैथ मार्क्स इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, और मैं बस चाहता हूं कि मैं बस ट्रू फॉल्स बताऊं कि ये स्टूडेंट पास है कि नहीं, तो मैं यहां से फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, एक इज सिंपली फंक्शन रिटर्न कर देता हूं, और यहां से मैं रिटर्न कर देता हूं लाइक रिटर्न
math.marks 33 रख लेते हैं, ठीक है, और console.log। अभी क्या मुझे जब मैं गेट स्टेटस, जब इसको फर्स्ट टाइम कॉल करूंगा तो मुझे फंक्शन मिलेगा, ठीक है, ये जो फंक्शन में रिटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे इसको दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मुझे फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो क्लोजर का यूज करके हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं, लाइक इनकैप्सुलेशन के लिए भी यूज करते हैं कि यूजर को, मतलब यूजर कौन, नॉर्मल यूजर नहीं जो मेरी वेबसाइट यूज कर रहा है, यूजर का मतलब है एक दूसरा डेवलपर। मैं कोई लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरा कलीग यूज करेगा, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या किया, कुछ वैल्यूज को अपने अपने फंक्शन के अंदर मैंने प्राइवेट कर लिया, सम की, ठीक है। जो मैं नहीं चाहता कि जो मेरा पीयर डेवलपर है या जो मेरा भी जो मेरी लाइब्रेरी कंज्यूम करे वो यूज कर पाए, तो मैं सिंपली एक फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, और जो भी लाइक इस फंक्शन को कंज्यूम करेगा उसको इन सब चीजों का एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। बट मैं एज अ डेवलपर मुझे पता है कि ये चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये है एक यूज केस क्लोजर का, कि प्राइवेट वेरिएबल्स और डेटा एनकैप्सुलेशन। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, टाइम है अपने पास, अभी हम चलते हैं, करिंग बता देता हूं। करिंग सुना है किसी ने? नहीं सुना? मतलब क्या, बिल्कुल सुना ही नहीं? सुना है लेकिन पता नहीं है सर इसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं। रिएक्ट पे कितने लोग काम कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा क्या? सर जस्ट चालू किया है बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट भाई। ठीक है, तो देखो, करीम का मैं पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, उसको फिर मैं तुम्हें कोड में एग्जांपल बता के समझा दूंगा कि क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए सो दैट तुम रिलेट कर सको। कभी भी अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें एग्जांपल्स देखने हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या करना है, मत पढ़ो वो टॉपिक क्या होता है, तुम पढ़ो एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल करीम, ठीक है, तुम्हें नहीं पता करीम क्या होती है, ठीक है भाई, नहीं पता, मैं एग्जाम्पल देखूंगा। कई बार हमें एग्जाम्पल देख के चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले मैं करीम का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, और फिर हम कोड में देखेंगे करीम कैसे होती है और हम क्यों कोड में करते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल है कि सबने मैक्रोनी सबने खाई होगी, राइट? मैक्रोनी, मोमोज, ये सब खाए हैं? यस सर। हाँ जी तो राइट, कोई है जिसने नहीं खाया? चिली पोटैटो, क्या चिली पोटैटो, मोमोज, चाउमीन, ये सब खाए कि नहीं? चाउमीन वगैरह तो खाई होगी। यस सर, खाए हैं। तो जब भी हम शॉप में जाते हैं, चाउमीन, मोमोज, कोई भी फास्ट फूड खाने, तो वो लोग हाफ प्रिपेयर करके रखते हैं। चाउमीन बॉईल करके रखते हैं, मोमोज कच्चे पैक करके रखते हैं, मैक्रोनी वो लोग बॉईल करके रखते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमें खाना, मतलब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो लोग सिंपली जो आधा पका हुआ खाना होता है उसी को फुल पका के हमें दे देते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हैं या कोई, मतलब इस एग्जांपल को रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा ही करते हैं ना वो लोग? यस सर। हाँ जी सर। तो यही एग्जांपल है करीम का। करीम में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक काम होता है,
और हम उस काम को पहले आधा करते हैं और फिर हम वेट करते हैं किसी और डेटा का कि जब पूरा डेटा आ जाएगा तब मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, जिस तरह से एक चाउमीन वाला पहले चाउमीन को बॉईल करके रख लेता है, आधा पार्ट हो गया, अब वो वेट करता है कस्टमर आने का, जब कस्टमर आता है तब फिर वो आगे की प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, सेम करिंग में भी होता है। करिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक टास्क होता है, अब वो टास्क डेटा डिपेंडेंट टास्क होता है। उस टास्क का पहला पार्ट हमें कहीं और से मिलता है, दूसरे पार्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है। जब दोनों पार्ट आ जाते हैं तब फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फंक्शन सेम मैं ऐसे ही जो रियल लाइफ का एग्जांपल बताया उसी से समझाता हूं। बॉयल नूडल्स console.log boiling noodles function noodles। ठीक है, तो देखो अभी मेरे पास दो फंक्शन है, बॉइल नूडल्स और कुक नूडल्स। अभी क्या हो रहा है कि बॉइल के बाद सीधे कुक हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई कस्टमर ही नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट हैज कस्टमर केम फॉल्स। ठीक है, सेट टाइम आउट, एक फंक्शन पास कर देते हैं एज एन कॉल बैक, 3 सेकंड, हैज कस्टमर केम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक वेरिएबल है हैज कस्टमर केम जो कि है फॉल्स, और बॉइल नूडल्स व्हाट हैपेंड। यार ट्राई किया करो ना कि तुम लोग उधर से ज्वाइन किया करो। कितने लोग बचे हैं, क्या बोलते हैं, जो मैंने इनवाइट भेजा हुआ है उधर से जब ज्वाइन करोगे तो ये एक्सेस वगैरह नहीं मांगता है, नहीं तो फिर एक्सेस मांगता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो हैज कस्टमर केम फॉल्स है, बॉइल नूडल्स नूडल्स को बॉईल कर रहा है, कुक नूडल्स नूडल्स को कुक कर रहा है, सेट टाइम आउट है एक, दैट मीन्स कि 3 सेकंड बाद मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि नूडल्स इमीडिएटली बॉईल हो रहे हैं और इमीडिएटली कुक हो रहे हैं। मुझे नूडल्स को तो बॉईल करके रखना है बट कुक नहीं करना है, मुझे कुक तभी करना है जब कस्टमर आ जा रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को करीम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, फंक्शन लेट मी थिंक कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया कैसे करना है। गाइस सब हो रहा साथ में, लाइक समझ में आ रहा है ना कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी देखो मुझे इस प्रॉब्लम को अब मैं कई दूसरे तरीकों से भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? मैं इफ क्लॉज का भी यूज कर लूँ, बाकी कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट इसको मैं करीम से सॉल्व करूंगा। मैं हाफ पार्ट पहले कर लूंगा, हाफ पार्ट बाद में करूंगा। ठीक है, तो सिंपली मुझे अब एक करी फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। करी फंक्शन का काम क्या होगा, आधे पार्ट को पहले एग्जीक्यूट करके रख लो
और फिर आधे पार्ट को बाद में एग्जीक्यूट करो। तो मैं सिंपली एक फंक्शन यहां बना लेता हूं, फंक्शन करी, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली नूडल्स को क्या करना है, बॉईल कर लेना है, राइट। और क्या करना है, बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है, कुक। रिक्वायरमेंट बताओ, रिक्वायरमेंट मतलब हम यहाँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब बॉईल करके रखना है लेकिन कस्टमर आने पे उसको कुक करना है। यस, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इस तरह से नहीं कॉल करूंगा, मैं करूंगा इस तरह से, कॉन्स्ट। मैंने सिंपली एक फंक्शन बना लिया करी नाम से। इस करी फंक्शन का काम है नूडल्स को क्या करना, बताओ, बॉईल करना, ठीक है। और क्या काम है, एक फंक्शन को रिटर्न करना जिसका काम है कुक करना। तो यहां पे देखो आधा काम मैं कर ले रहा हूं, राइट, है ना, आधा काम हो गया ना। हाँ जी सर। और जो बाकी का आधा काम है वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने सिंपली एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। उस फंक्शन के अंदर मैंने कुक नूडल्स को कॉल किया है, तो जब मैं ये रिटर्न फंक्शन को कॉल करूंगा तब मेरा कुक नूडल्स चलेगा। अभी मैं देखो क्या करता हूं, अभी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं कंप्लीट या कुक माई फूड इज इक्वल टू करी, ठीक है। सेव किया, कंसोल में क्या आया, बॉइलिंग नूडल्स। दैट मीन्स मेरा नूडल्स बॉईल हो रहा है। ये जो फंक्शन मैंने रिटर्न किया है ये इसमें सेव हो चुका है कुक माई फूड में। जब मैं कुक माई फूड को कॉल करूंगा तभी मेरा नूडल कुक होगा। तो जब मेरा कस्टमर आ जाएगा मैं सिंपली कुक माई फूड को कॉल कर दूंगा, ठीक है। 3 सेकंड बाद कुक नूडल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें और सिंपलर टर्म में समझाऊं करिंग क्या होता है, तो अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड करिंग, प्रोसेस ऑफ करिंग। यहाँ पे करी एक फंक्शन है जो कि एक अनदर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ करिंग, ठीक है। मेक सेंस, मतलब कुछ आया समझ में। मतलब इतना जाके इंटरव्यू में बोलूंगा तो हो जाएगा, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है। भाई इंटरव्यू के लिए ही मत पढ़ो यार, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें चीजें आनी चाहिए, हाँ वो तो है। तो फिर जो मैंने इतना बताया वो कुछ समझ में नहीं आया। ये आया ना। आया सर। तो भाई देखो, अगर आया तो वो बताओगे तो वो ज्यादा साउंड करेगा, ठीक है। सर जब तुम आपने फंक्शन करी को कॉल किया तो उसने कुक नूडल्स को अपने अंदर प्रिजर्व करके रखा, बट आपने उसको यस, वापस रिटर्न किया तब वो कुक हुआ। हाँ, यही है प्रोसेस ऑफ करिंग। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ। देखो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर मैं 10 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, 10 के 10 मुझको यही बोलते हैं अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ फंक्शन, ठीक है। मेरे लिए कितना मुश्किल है 10 में से फाइंड आउट करना कौन अच्छा कैंडिडेट है, बहुत मुश्किल है। अगर 11वां बंदा मुझको ऐसा एग्जाम्पल देगा तो मैं 11वें को सेलेक्ट करूंगा। इट्स योर चॉइस कि तुम्हें मीडियोकर आंसर देना है या तुम्हें वेल एक्सप्लेन्ड आंसर विथ एग्जांपल देना है, इट्स योर चॉइस। अगर तुम एफर्ट नहीं डालोगे तो इंटरव्यूअर भी तुम्हें सेलेक्ट करने में एफर्ट नहीं डालेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछो, ठीक है, क्या तुम इस आंसर से सेटिस्फाई हो, अगर हो तो भाई ठीक है दो, ठीक है। तो मतलब ये चीजें तो तुम, ये सेल्फ अवेयरनेस की चीजें हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, एग्जाम सर में भी। हाँ सर सॉरी टू इंटरप्ट, बस एक बार शुरू से एक बार रिपीट कर दीजिए इसको, जो लिखो पूरा फंक्शन है जो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक।
ठीक है, देखो सबसे पहले करीम की जो प्रोसेस है वो है आधा काम करना और आधा काम बाद में करना। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है वो है बॉइलिंग नूडल्स और कुक करने की प्रोसेस। मेरे पास दो फंक्शन है, बॉइल नूडल और कुक नूडल। मुझे नूडल्स को बॉईल करके रख लेना है, कुक बाद में करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक स्पेशल फंक्शन बनाया है करी, जिसका काम है नूडल्स को बॉईल करना और एक फंक्शन को रिटर्न करना जो कि नूडल्स को कुक करेगा। अब ये जो फंक्शन मैं रिटर्न कर रहा हूं, मैं जब इसको कॉल करूंगा तभी नूडल्स कुक होना स्टार्ट होंगे। मैंने सिंपली कुक माई फूड एक वेरिएबल क्रिएट किया और करी फंक्शन कॉल कर लिया। इस करी फंक्शन का काम है प्रोसेस को शुरू करना। इसने आधी प्रोसेस शुरू कर दी और बाकी आधी प्रोसेस का कंट्रोल मुझे दे दिया। 5 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद जब भी मैं कुक माई फूड फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो बाकी की बची हुई प्रोसेस रन हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन है, मैं HTML वगैरह नहीं लिख रहा हूं, ठीक है भाई, बट तुम लोग बस समझ जाना। अब मेरे पास बटन है जिसका काम है API में डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल एक बटन है जिसपे तुम क्लिक करोगे तो मुझे कुछ डेटा सर्वर को भेजना है और कुछ डेटा सर्वर से फेच भी करना है। फॉर एग्जांपल इसे क्या नाम दूं, ऐड टू कार्ट चलो कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जब तुम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो मुझे पहले क्या बोलते हैं सर्वर से चेक भी करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, और अगर वो अवेलेबल है तो कार्ट में ऐड कर दो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब अगर मैं बटन की क्लिक पे चेक करूंगा कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं तो मे बी मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं देखो यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं राइट, यहाँ पे हम एक हैंडल क्लिक फंक्शन पास कर देते हैं और यहाँ पे मान लो मेरे पास है लाइक फेच ही मैं यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, फेच या सेंसिबल, चलो मैं फंक्शन वो कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट इज प्रोडक्ट अवेलेबल। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है और ये चेक करने के लिए मुझे API कॉल लगानी है गेट स्टेटस, और इफ देन गेट स्टेटस गेट देन ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब ये जो API कॉल है ये 1 सेकंड लेती है। ठीक है, अब सोचो कि मुझे हर क्लिक पे 1 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है, दिस इज नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। इस केस में मैं यूज करूंगा करीम का। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आधा काम है स्टेटस को चेक करने वाला वो मैं पहले ही कर लूंगा। कैसे, मैं सिंपली इस हैंडल क्लिक फंक्शन को, सबसे पहला स्टेप है इसे मैं डायरेक्टली कॉल कर लूंगा। अगर मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना। मैं क्या करूंगा, ये वाला स्टेप मैं ऐसे ही रहने दूंगा, मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। इससे जब मैं कॉल करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सबको सबको क्लियर है राइट? यस सर। बट अगर मैं यहां से एक फंक्शन रिटर्न कर दूं तब तो ये फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये फंक्शन तो तब एग्जीक्यूट होगा जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहां पे मैं अपना ये कोड लिख दूंगा। अब देखो, अब यूजर को 1 सेकंड वेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मेरा पेज लोड होगा सीधे ये हैंडल क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, गेट स्टेटस मेरे पास आ जाएगा, ये वेरिएबल में सेव हो जाएगा, क्लोजर के थ्रू यहां मुझे मिल जाएगा, और ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। ये थोड़ा मेक सेंस कर रहा है? सर हम्म
तो जैसे कि अभी आपने बोला कि फंक्शन फंक्शन रिटर्न करता है, उसको करिंग कहते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन में तो उसमें फंक्शन रिटर्न करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन, गुड। हायर ऑर्डर फंक्शन रिटर्न करते हैं। हाँ, तो वो भी करिंग होता है। करिंग तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। करिंग इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी फंक्शन, अगर एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वो प्रोसेस करिंग कहलाती है, ठीक है। अब तुम चाहे हायर ऑर्डर फंक्शन से एक फंक्शन रिटर्न करो, चाहे नॉर्मल फंक्शन से रिटर्न करो, एज मतलब अगर तुम वहां पे आधा काम कर रहे हो और आधा काम बाद में कर रहे हो तो तुम वहां पे करिंग कर रहे हो। करिंग कोई वो चीज नहीं है, लाइक करिंग इज अ, ऐसे समझ लो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ठीक है, ये है करिंग। अब कुछ टाइम बचा है जहां पे हम इफी को देख लेते हैं, ठीक है। इफी किसी ने सुना है क्या होता है? यस सर। बताओ। नहीं, पहली बार। ठीक सर है। ये एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन है जिसके दो यूज होते हैं, एक तो प्राइवेट स्कोप बनाने के लिए और एक इमीडिएटली इन्वोक करने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो, सबसे देखो, अभी मैंने तुमको बताया ना, जैसे हमने फंक्शन टेस्ट क्रिएट किया था तो ये क्या हो जाता, विंडो स्कोप में ऐड हो जाता था, राइट राइट। यस सर। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। अब जावास्क्रिप्ट, मान लो मेरे पास एक एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट की 6 फाइलें हैं, बट जब वो 6 फाइलें डाउनलोड होके एग्जीक्यूट होंगी तो एक सिंगल फाइल बनती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास अभी देखो app.js है, ठीक है। मैं यहाँ पे app.to, चलो पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, where in app2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने app2 में बनाया है, तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। और इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं ऐप में, ठीक है। अब इंडेक्स एचटीएमएल में चलते हैं और ये जो पहले मैं app2 को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखो, app.js में मुझे जो वेरिएबल मैंने app2 में बनाया था वो भी मिल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में चाहे मैं एक फाइल बनाऊं चाहे 10 फाइल बनाऊं, जब सारी फाइल डाउनलोड हो जाएंगी तो वो एक सिंगल फाइल बनती है और फिर वो एक सिंगल फाइल एग्जीक्यूट होती है। तो इस वजह से ना नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इफी। इफी का यूज करके हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट अगर मैं किसी और फाइल में सेम नेम का वेरिएबल यूज कर रहा हूं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए, या सेम सेम फाइल में भी। क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया पर्सन नेम, ठीक है। अब मान लो ये जो कोड है थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, हमारे साथ अक्सर होता है। ज्यादा बड़ा कितना, 100 लाइन भी मान लो, मैं किसी में थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पर्सन नेम बनाऊंगा तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम इफी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफी इज अ इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, एक ऐसा फंक्शन जो बनाने के साथ साथ ही हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, बनाना सीखते हैं। नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है, इस तरह से, राइट। अभी अगर मुझे इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे तभी ये फंक्शन कॉल होगा। मुझे क्या करना है, मुझे इसे अलग से कॉल नहीं करना है, मुझे इसे यहीं पे कॉल कर लेना है। अगर मैं ऐसा करके प्रोग्राम रन करूंगा तो देखो मुझे एरर आ रही है, ठीक है। मुझे ये वाला जो पार्ट है इसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं यूजिंग मून ब्रैकेट्स। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है उसे हम एक मून ब्रैकेट में लिख देते हैं, कुछ इस तरह से, console.log टेस्ट, ठीक है। ये देखो, ये जो फंक्शन है ये इमीडिएटली मेरा कॉल हो गया। अभी मैं यहाँ पे जैसे लेट या वेर सी बना लेता हूँ, वेर
पर्सन नेम इज इक्वल टू समथिंग समथिंग और इसे कंसोल करता हूं तो मुझे ये दिख रहा है ASD। अभी मैं यहाँ पे चाहे कितने भी इफी बना लूं, सबका स्कोप अलग अलग होगा और तीनों में देखो सेम नेम से वेरिएबल बने, कोई एरर नहीं आ रही है, क्योंकि इस टेस्ट फंक्शन का जो स्कोप है वो बस इतना ही है। ठीक है, तो इफी सिंपली हम बस इसीलिए बनाते हैं कि हम अपना एक प्राइवेट स्कोप बना सकें। और इफी की एक दूसरी स्पेशलिटी है कि जरूरी नहीं है कि मैं ये मून ब्रैकेट ही यूज करूं एक इफी क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बस ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है इसको एक्सप्रेशन बनाना होता है, तो मैं यहाँ पे अगर नॉट भी लगा दूं तब भी ये एक इफी है। और अगर मैं यहाँ पे लाइक हटाते हैं, यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं, ये तब भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन को फिर बाद में यूज नहीं कर सकते ना? हाँ हाँ, फंक्शन को फिर तुम बाद में यूज नहीं कर सकते हो। यस, ठीक है, तो भाई इतना ही है इफी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफी तुम्हें जब तुम कोई लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो तब हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इफी। और अगर तुम एक किसी ग्लोबल फाइल में काम कर रहे हो तो हम वहां पे इफी यूज कर लेते हैं। ओके सर। तो यही है भाई, मतलब लाइक इतना ही है इफी में, और इस पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इफी में ज्यादा प्रैक्टिस करने को है नहीं, मैं सिंपली तुम्हें स्कोपिंग का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से इफी में स्कोपिंग काम करता है, लाइक प्राइवेट स्कोप हो जाता है, सो दैट हम ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट ना करें। इसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और दैट्स इट। इंटरव्यू में भी कोई पूछे तो तुम ये सिंपली यही बता सकते हो कि लाइक इफी हम यूज करते हैं सिंपली प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए, और हम ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट ना करें इसलिए। और अगर हमें सेम नेम से वेरिएबल बनाऊं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो ठीक है गाइज, ये थे हमेशा फंक्शन में ही बनाना पड़ेगा या? यस, हमेशा फंक्शन में। और कहाँ बनाओगे इफी? हमेशा फंक्शन में ही बनेगा। इफी का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। एक ऐसा फंक्शन जो हमने इमीडिएटली इन्वोक कर लिया। ठीक है, तो ये 4 चीजें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जावास्क्रिप्ट में। इस पे प्रैक्टिस करना, और कोई क्वेश्चन हो तो लाइक बताना मुझे। और अभी इनमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो सर, डाउट नहीं है इनमें से। सर क्या इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं? सॉरी, इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो बाहर से। ये बस इसी स्कोप में अवेलेबल है। जनरली हम इफ्यू को कोई नाम नहीं देते हैं, ये एनोनिमस ही रहते हैं। तो इसका रियल टाइम यूज केस क्या होता है? रियल टाइम यही होता है कि तुम एक बड़ी फाइल में काम कर रहे हो और तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि कोई दूसरा डेवलपर सेम नाम से वेरिएबल यूज कर लेगा। ठीक है, तुम्हें एक प्राइवेट स्कोप बनाना है, तुम्हें ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट नहीं करना है, तो तुम सिंपली इफी बना लोगे। क्योंकि अगर तुम इफी नहीं बनाओगे, वैर से कोई वेरिएबल बनाओगे तो वो विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाएगा। फंक्शन बनाओगे वो विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम इफी बना लेते हैं। तो इससे वेरिएबल ये पर्सन नेम वेरिएबल हम लोग दूसरे फंक्शन पे कॉल नहीं कर सकते ना, सो दैट ये पर्सन नेम वैल्यू रिप्लेस नहीं होगा, यस रिप्लिकेट होगा। यस, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।